नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। तो हमारा टॉपिक छूट गया था उस वीडियो में क्योंकि 1 आवर होते ही वो रिकॉर्डिंग कट हो गई थी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम चर्चा कर रहे थे मतलब आईक्यू क्या है और उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टीपल इंटेलिजेंस जो गार्डनर की थ्योरी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब बहुबुद्धि सिद्धांत है। बहुबुद्धि का मतलब बहुत सारी बुद्धि। ठीक है, 2 या 2 से अधिक बुद्धि। तो इसमें सबसे पहले जो है वो है लिंग्विस्टिक। तो ऐसी बुद्धि जिसमें होती है वो पोएट या राइटर होते हैं, उनके वर्ड और लैंग्वेज को एक्वायर करने में और उसको रिसेप्ट करने में, एक्सप्रेस करने में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज को अच्छे से एक्वायर करते हैं और रिसेप्ट भी अच्छे से करते हैं। दूसरी जो है विजुअल स्पेशियल। विजुअल स्पेशियल में है, नेक्स्ट हम देखते हैं विजुअल स्पेशियल। विजुअल यानी कि दृश्य, स्पेशियल यानी कि स्थानिक। तो इसमें जो लोग होते हैं वो डिज़ाइनर और इंजीनियर होते हैं। इस प्रकार की जो बुद्धि होती है उसमें शेप, डिज़ाइन, ग्राफिक और विजुअलाइजेशन उनका अच्छा होता है। नेक्स्ट है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस मतलब सांगीतिक बुद्धि। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो परफॉर्म करने में, जैसे कि सॉन्ग सिंगर या फिर म्यूजिशियन होते हैं, म्यूज़िकल कंपोज़र। ठीक है, परफॉर्म करने में बहुत अच्छे होते हैं, म्यूज़िक को कंपोज करने में बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल। ठीक है, इंटरपर्सनल जो है एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज पीपल, मतलब लोगों को ऑर्गेनाइज करने में बहुत अच्छे होते हैं। इसमें एक्टिविटीज और सोशल रिलेशनशिप इनकी बहुत अच्छी होती है। ऐसे जो बुद्धि पाई जाती है वो लीडर्स में पाई जाती है, सोशल में पाई जाती है और वर्कर में, सोशल वर्कर में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरपर्सनल। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन इनर फीलिंग, मतलब एक इंटरपर्सनल होता है वो दूसरे लोगों के लिए। ठीक है, और जो इंट्रापर्सनल होता है वो खुद के लिए। इसमें लोग अंडरस्टैंड वन इनर फीलिंग हैव सेल्फ, मतलब खुद की फीलिंग्स को सबसे आगे रखते हैं, खुद से जो रिलेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो ऐसी जो बुद्धि पाई जाती है वो फिलोसोफर में पाई जाती है और मतलब जो पोएट होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, थिंकर होते हैं, उनमें पाई जाती है। ठीक है, ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ऐसे लोग। नेक्स्ट है लॉजिकल, यानी कि लॉजिकल में मैथ को एक्सेल करने में बहुत अच्छे होते हैं, लॉजिक लगाने में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसी जो थिंकी होती है वो बैंकर्स में पाई जाती है, अकाउंटेंट्स में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक का मतलब होता है एक्टिविटी करके, गतिविधि। ठीक है, तो ऐसी जो बुद्धि होती है वो परफॉर्म ज़्यादा अच्छी करती है, जैसे स्पोर्ट्स को, फिजिकल एक्टिविटीज़ कोई हो, बॉडी मूवमेंट्स हो, उसमें परफॉर्मिंग बहुत अच्छी होती है। तो ऐसी बुद्धि पाई जाती है एक्टर्स में, एथलीट्स में। और नेक्स्ट है नेचुरलिस्टिक बुद्धि। तो नेचुरलिस्टिक जो है यानी कि ये लव एनिमल से बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है, पौधों से प्यार होता है, नेचर बहुत ज़्यादा पसंद होता है ऐसे लोगों को। तो ऐसे जो बुद्धि होती है वो बायोलॉजिस्ट में पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन जितने भी बुद्धि के टाइप पढ़े हैं वो आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि लिंग्विस्टिक, विजुअल, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लॉजिकल, काइनेस्थेटिक और नेचुरलिस्टिक। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न है नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है 4.5। 4.5 में है आपका पूछा है मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर अफेक्टिंग मोटिवेशन। तो इसमें इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंतरिक और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाहरी। ठीक है, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, प्रेरणा। तो इसमें आंतरिक प्रेरणा और बाहरी प्रेरणा के बारे में पूछा है और कौन से फैक्टर है जो मोटिवेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम नॉर्मल शब्दों में समझें कि प्रेरणा क्या है, तो प्रेरणा क्या है, जैसे हम किसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं ना, किसी की पर्सनालिटी अच्छी लगती है तो हमें लगता है कि उसकी तरह बनना है। या फिर जैसे कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उससे मोटिवेट होता है। जैसे हम बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सुनते हैं ना, संदीप महेश्वरी जी और बहुत सारे लोग हैं जिनकी मोटिवेशन को सुनते हैं और लगता है कि हमें भी ऐसे करना चाहिए। तो वो क्या होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। तो इसमें 2 डेफिनेशन है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मोटिवेशन क्या है। तो प्रेरणा का जो संबंध है वो क्या है, उस शक्तियों से है
जो व्यवहार की दिशा, गुणवत्ता और तीव्रता को बनाए रखती हैं और बदलती हैं। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में प्रेरणा नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी तो क्या होगा? कोई प्रेरणा नहीं होगी तो आप कुछ नहीं करोगे, आपकी लाइफ की क्वालिटी एकदम लो हो जाएगी। कुछ ना कुछ मोटिवेशन होता है, जैसे हमें अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, हमें अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छे से ज़िंदगी बितानी है, तो हम क्या करते हैं? मोटिवेट होते हैं ना, हमारा एक लक्ष्य है। तो इसी तरीके से जब भी प्रेरणा का जो संबंध है वो किससे? उन शक्तियों से जो व्यवहार की दिशा और गुणवत्ता को बनाए रखती हैं और बदलती हैं। ये डेफिनेशन दी थी केली ने 1974 में। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का जो अर्थ है अपने व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करने की इच्छाधारी इच्छा। ठीक है, अब जो हमारा व्यवहार होता है वो हम क्या करते हैं? अपनी इच्छा से जो चीज़ सोचनी होती है, जो चीज़ करना होता है उसके बारे में करते हैं। तो अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है कि हमारे पास कोई मोटिव होती है, कोई इच्छा होती है, ठीक है, जिसको लेके कोई उद्देश्य होता है जिसकी तरफ हम आकर्षित होते हैं, निर्देशित होते हैं। ठीक है, ये जो डेफिनेशन दी थी मेडल स्मिथ और हिट ने 1981 में। प्रेरणा की प्रकृति, नेचर ऑफ मोटिवेशन। तो नेचर जो होता है वो सबसे पहले किस पर बेस होता है? हमारा मोटिवेशन जो होता है वो किस पर बेस होता है? तो उद्देश्यों पर बेस होता है। ठीक है, अगर हमारे पास उद्देश्य नहीं होंगे तो हम मोटिवेट नहीं होंगे। नेक्स्ट है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। हमारे पास लक्ष्य होता है, हमें जॉब करनी होती है, हमें अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए तो मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट है संतुष्टि से रिलेटेड, संतुष्टि से संबंधित, सेटिस्फैक्शन चाहिए लाइफ में, सुकून चाहिए तो भी मोटिवेट होता है। व्यक्ति समग्रता में प्रेरित होता है, पर्सन इज मोटिवेटेड इन टोटालिटी, संपूर्णता, कोई चीज़ पूरी करनी है आपको तो आप मोटिवेट होते हैं। और ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी कि जटिल प्रोसेस है। क्लियर हो गया मोटिवेशन? ऐसे एक मैस्लो की थ्योरी है तो वो देख सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे इन सब चीज़ों की वीडियो पड़ी है तो आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें आंतरिक प्रेरणा यानी कि एक्सट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दोनों है। तो आंतरिक प्रेरणा का अध्ययन जो है 1670 के दशक में किया गया था। ठीक है, आंतरिक प्रेरणा का निरीक्षण करने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए, एक क्षमता का विश्लेषण करने, नई चीज़ों और नई चुनौतियों को बाहर की तलाश करने के लिए स्वयं की इच्छा, मतलब हमारी इच्छा होती है कि हमें ये काम करना है, हमारी इच्छा होती है कि हमें पढ़ना है, हमारी इच्छा होती है कि हमारी जो चुनौतियाँ हैं उसके सॉल्यूशन ढूंढे। ठीक है, तो हम मोटिवेट होते हैं। ये बल्कि बाहरी दबाव या इनाम के लिए इच्छा पर निर्भर से व्यक्ति के भीतर काम करना अपने आप में एक ब्याज या भोग के द्वारा संचालित होता है और मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट है बाहरी प्रेरणा। बाहरी प्रेरणा इसमें जो लिखा है उस पर अगर हम नहीं जाएं तो जैसे हम बाहरी लोगों को देख के मोटिवेट होते हैं, जैसे किसी की पर्सनालिटी अच्छी लगी तो हमें लगता है कि हमें उसकी तरह बनना है, या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे किसी की जॉब अच्छी है, कोई बहुत अच्छा है पढ़ने में तो उसकी बहुत वाहवाही होती है तो हमें लगता है कि हमें भी उसकी तरह बनना है, कोई हमारा आइडियल होता है उसकी तरह बनना है। ठीक है, तो इस तरीके का जो मोटिवेशन होता है वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 5.1 है स्टिमुलेटिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, फिजिकल एंड इमोशनल। ठीक है, अब इसमें स्टिमुलेटिंग लर्निंग इन्वायरमेंट पूछा है। लर्निंग इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? अधिगम का वातावरण। किस तरीके से होता है? अब इसमें दो है फिजिकल एंड इमोशनल। तो फिजिकल जो है यानी कि भौतिक, जैसे क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, या फिर क्लासरूम की पूरी पृष्ठभूमि होगी, तो इसमें क्लासरूम इन्वायरमेंट आ जाता है कि पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, स्कूल बैकग्राउंड आ जाता है, एक्सेसिबल होना चाहिए, लोग अच्छे से एक्सेस कर पाएँ, सिटिंग अरेंजमेंट कंफर्टेबल होनी चाहिए, लिफ्ट रैम्प होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इमोशनल, सैडनेस और हैप्पीनेस। बहुत ज़्यादा आप दुखी हो तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते, तो इसलिए ज़्यादा सैडनेस नहीं होनी चाहिए, और ज़्यादा खुश होते हैं तो भी पढ़ाई नहीं करते, तो ज़्यादा सैडनेस और ज़्यादा हैप्पीनेस, मतलब एक कंट्रोल में होनी चाहिए ये चीज़ें। ठीक है, इमोशन कंट्रोल होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 5.2 में पूछा है कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, मतलब कौन से सामान्य व्यवहार है जो बच्चों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है आदत विकार, तनाव मुक्ति विकार। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मुंह में
अंगूठा या उंगली रख के चूसते हैं, नाखून चबाते हैं, दांत पीसना, सर पीटना या सर हिलाना, ये कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम होते। टिक्स है मुंह बनाना, घुरघुराना, नाक की खुजली, ठीक है, उंगली चूसना, नाखून काटना। इसके कारण शिशु और बच्चों में तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए बच्चों के लिए संवेदी संतावना, ठीक है। इसमें पूर्वगामी कारक है विकासात्मक देरी और उपेक्षा। ईटिंग डिसऑर्डर भी होता है, बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो ये सारे कॉमन बिहेवियर हैं जो आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5.3 है फंक्शनल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। मतलब बिहेवियर का फंक्शनल एनालिसिस क्या होगा, ठीक है। तो किसी भी व्यवहार के कारण या परिणाम के रूप में विश्लेषण करने की प्रक्रिया कार्यात्मक विश्लेषण कहलाता है, ठीक है। क्रियात्मक विश्लेषण के अंतर्गत इन तीनों प्रतिमान व्यवहारों के विश्लेषण के लिए उपलब्ध है, जो गार्डनर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। मानसिक मंद बच्चों की समस्या व्यवहारों के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जो फंक्शनल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर है, ये ज़्यादातर जो मेंटल रिटार्डेशन के बच्चे हैं या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हम बोलें, अभी नाम चेंज हो गया है, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा यूज़ में लाया गया। तो इसके लिए 2 मॉडल हैं जो यूज़ किए जाते हैं। ABC मॉडल, ABC का फुल फॉर्म बहुत बार पूछते हैं, तो एनालिसिस बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। एनालिसिस बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस, जिसके द्वारा हम बिहेवियर का एनालिसिस करते हैं कि उसके कारण क्या हैं, ठीक है। दूसरा है पूर्वत कारण, इसमें व्यवहार के तुरंत पहले क्या हुआ था, समस्या व्यवहार के पूर्व का कारण क्या है। जैसे कोई बच्चे को चुकोटी काटता है या इस घटना पूर्व कारक, उसका घटना पूर्व कारक क्या होगा, उस संबंध में अधिक सूचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहले समस्या व्यवहार कब घटित होता है और किन परिस्थितियों में घटित होता है, ठीक है। क्या दिन में का कोई विशेष समय है जो समस्या व्यवहार अधिक घटित होता है, क्या ये किसी भी व्यक्ति विशेष की उपस्थिति में उत्पन्न होता है, क्या बालक को कुछ करने के लिए कहा गया होता है, क्या बालक को कुछ करने के लिए रोका गया होता है। तो ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है 5.4 और 5.5। तो इसमें मैंने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि बिहेवियरल मैनेजमेंट टेक्निक कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल होता है। कॉग्निटिव कैसे होता है, जैसे हम बच्चों को कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे बच्चे की जो मेमोरी कैपेसिटी है, लर्निंग कैपेसिटी है, या फिर वर्क एबिलिटी है, ये सारी चीज़ें इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है, ठीक है। तो इसमें कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल है, ठीक है। कॉग्निटिव में हम क्या करेंगे, तर्क वितर्क करना, जिस तरीके से डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं, क्रिटिकल एज का उपयोग करना, और उसमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना कि बच्चा तर्क लगाए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बात करे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी का अवसर हो, ठीक है। बिहेवियरल में किस तरीके से वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है, पॉजिटिव बिहेवियर को अपना सकता है, उस पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट है 5.5 मॉडिफाइंग बिहेवियर टेक्निक्स ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स इन इंक्लूसिव एंड स्पेशल क्लासरूम। अब यहाँ पर पूछा है कि जो बिहेवियर की टेक्निक्स है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स या इंक्लूसिव या फिर स्पेशल क्लासरूम को, उसको किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है जो अभी आपके NEP 2020 में बोला गया है कि जो 2020 में आई उसमें इक्विटी है, इक्वालिटी है बट इक्विटी है। इक्विटी का मतलब होता है नीड बेस्ड एजुकेशन, जिसको जैसी ज़रूरत हो उसको वैसी शिक्षा देना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेबल को जान सकते हैं कि बच्चे का लेबल क्या है, करेंट स्टेटस क्या है, या फिर उसका बैकग्राउंड क्या है, या उसका स्तर क्या है, बच्चे का सीखने का किस तरीके से सीख रहा है, ठीक है, लर्निंग किस तरीके से करेगा। और फिर जब हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं तो हम इंटरवेंशन कर सकते हैं, उसको सुविधाएं प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है, उसे क्लासरूम में उसकी नीड बेस्ड एजुकेशन दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न है, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो बता देना कमेंट सेक्शन में, अगर नहीं है तो भी बता देना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू, शुक्रिया।